जय हनीमैन। कल हमने मेडिसिन देखा जिस मेडिसिन का नाम था ऑरम मेटालिकम। बहुत कुछ ऐसी बातें सीखी जो हमारे लिए यूजुअल नहीं हैं। हम सामान्य तौर पे ऑरम उस कंडीशन के अंदर नहीं सोचते हैं, लेकिन वही सोच हमें डेवलप करनी है, हमें होम्योपैथी की ओर जाना है। और इसी सीरीज में आज एक और मेडिसिन जिसका नाम है एथुजा साइनेपियम और मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन। वेरी गुड। बच्चों के लिए दी जाने वाली दवाई, ऐसा हम जानते हैं। ये सही है कि बच्चों के केसेस में एथुजा ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन सिर्फ बच्चों के केसेस में उपयोगी नहीं है। हमें ये डिफरेंस समझना है कि सेपिया इज फीमेल रेमेडी, बट सेपिया इज नॉट ओनली फीमेल रेमेडी और सेपिया इज नॉट ऑलवेज फीमेल रेमेडी। इसी तरह एथुजा चिल्ड्रंस रेमेडी बट नॉट ऑलवेज, नॉट ओनली। सिर्फ बच्चों की दवाई नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हमेशा बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, इसमें ऐसे इंडिकेशंस हैं जो बच्चों में प्राय ज्यादा पाए जाते हैं। तो ज्यादा पाए जाते हैं तो ज्यादा प्रिस्क्राइब होगा, और ज्यादा प्रिस्क्राइब हुआ तो एक कंक्लूजन आया कि बच्चों के केसेस के अंदर एथुजा ज्यादा उपयोगी है। तो उसी सीरीज में देखते हैं कि कब कब एथुजा प्रयोग किया जाना चाहिए, कब कब एथुजा सोचा जाना चाहिए। अभी पिछले कुछ 8, 10, 15, 20 सालों से इस तरह के बच्चों के केसेस बढ़ रहे हैं। कौन से केसेस? स्पेशल चिल्ड्रन, फिर सीपी चाइल्ड और माल नरिश्ड, ऑल यस वेरी गुड, बॉटल फीड बेबीज। तो ये सब केसेस बढ़ रहे हैं और इन सब में एथुजा के इंडिकेशन हैं। तो एथुजा इन सब में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाएगी, इसीलिए हम ऐसा सोचेंगे कि एथुजा सिर्फ बच्चों के केसेस में ही दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा काम ही है वही है। हमने पहले भी कहा था कि कितने बहुत सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारे मन के अंदर हो जाते हैं। उन रॉन्ग कॉन्सेप्ट की सफाई करनी है। सत्य क्या है उसको निकालना है, और सत्य शोधने का जो प्रक्रिया है, सत्य शोधने का जो साधन है, उस साधन को क्या कहते हैं? सत्य किससे शोधा जाता है? यस और नो नो सत्य किस तरीके से खोजना चाहिए? कौन, आप इतने किन किन लोगों को जानते हैं कि जो सत्य की खोज करते हैं या तो किए हैं? यस वेरी गुड, गांधी जी। और सोक्रेटिस नाम सुना है? सुकरात। उन्होंने क्या किया था? क्या किया था उन्होंने? उन्होंने सत्य की खोज ही की थी ना। आपने सबने 5 मार्क्स वाला शॉर्ट नोट लिखा है ओडे सपेरे, और हमारा पूरा ओडे सपेरे का व्याख्यान यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो उसमें आया था, उसमें से एक मास्टर हनीमैन भी हैं जो सत्य की खोज करने के लिए निकले थे। मास्टर हनीमैन भी हैं जो सत्य की खोज के लिए निकले थे। तो किस तरह से सत्य खोजा जाता है? इसके अलावा इंडिया तो ऐसी भूमि है जहां पे हर बंदा सत्य की खोज में निकलता है ना। बहुरत्ना वसुंधरा। तो कैसे खोजते हैं? हनीमैन साहब ने सत्य की खोज कैसे की? महात्मा गांधी ने सत्य की खोज कैसे की? क्या किया उन्होंने? पहले तो उनको कुछ अनयूजुअल लगा कि जो चल रहा है वो सत्य की राह पे नहीं है। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि सत्य होगा तो कैसा होगा, तर्क दिए। एंड सत्य खोजने का जो साधन है उसे कहते हैं फिलोसॉफी, जिससे सत्य को खोजा जाता है, सत्य को पाया जाता है, सत्य के करीब जाया जाता है।
हनीमैन साहब को भी लगा, जो रूटीन प्रैक्टिस कर रहे थे, कि कुछ तो है जो सत्य से परे है, मैं जो कर रहा हूं वो मुझे सत्य नहीं लग रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेटर के तौर पे काम करना शुरू किया। और जब उनके पास सिंकोना बार्क वाला चैप्टर आया, और सिंकोना बार्क वाला चैप्टर आया और उन्होंने उसमें पढ़ा कि सिंकोना बार्क क्योरिंग मलेरिया ड्यू टू दिस, तो उनको लगा कि ये सत्य है कि नहीं है। सो पहली बात क्या थी, थिंकिंग। उन्होंने सोचा और सोचने के बाद प्रयोग किया, और प्रयोग के बाद अल्टीमेटली अगेन तर्क लगाए। और जिसको उन्होंने, दो तरह के तर्क होते हैं ना, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। सो तर्क लगाया और उसको जनरलाइज किया कि सिंकोना बार्क खाने से वो मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है, तो सिंकोना बार्क मलेरिया लाइक सिम्टम्स क्योर करता है। सो अब इसको उन्होंने जनरलाइज किया, सिर्फ एक मेडिसिन के बेस पे नहीं, उन्होंने दूसरी कई सारी मेडिसिन के प्रूविंग किए, और फिर कंक्लूजन निकाला कि जो सब्सटेंस हेल्दी ह्यूमन हेल्थ को अल्टर कर सकता है और जो साइन एंड सिम्टम देता है, वही साइन एंड सिम्टम वो डिसीज कंडीशन में क्योर कर सकता है। ये सत्य था जो मास्टर हनीमैन ने पाया। लेकिन पहले उनको लगा कि जो हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसी तरीके से, और तब हनीमैन साहब का बहुत विरोध भी किया गया, क्योंकि सब लोगों की धारणाएं टूटी ना। लोग कुछ बिलीव्स कर रहे थे, कुछ मान रहे थे, और मान्यताएं टूटी। तो मान्यताएं टूटने का दर्द होता है वो सबसे ज्यादा होता है, एक्सेप्ट इजीली नहीं होता है। सुकरात को भी पॉइजन दिया गया था ना, याद है सोक्रेटिस को। तो जो भी सत्य की खोज करता है तो बहुत कुछ आता है सामने, क्योंकि मान्यताएं टूटती हैं। तो उसी तरह से हमारी जो मान्यता है कि एथुजाई चिल्ड्रंस रेमेडी, हमने सीना के अंदर यही चीज किया था। हर लेक्चर के अंदर हमारे पास जो सीखने को आता है, तो जो सीखने को आता है हम पहले उसको देखते हैं कि उसकी मान्यताएं कहां कहां तक सीमित हैं, और वो जब आएगा तो उसके सामने जो व्याख्यान दिया जाएगा या जो चर्चा होगी उसके अंदर वो मान्यताएं टूटेंगी। अगर उसने सस्टेन किया तो ही आगे सीख पाएंगा। सो हमारी ये मान्यता है, ये धारणा है कि एथुजा इज चिल्ड्रंस रेमेडी, वो टूटेगा, और वो टूटेगा, वो हम सहन कर पाएंगे, तभी आगे जाके नॉलेज के द्वार खुलेंगे, ज्ञान के द्वार खुलेंगे और हम सीख पाएंगे। अगर यहीं पे ब्लॉक हो गए तो सीख नहीं पाएंगे। ये सीखने की प्रक्रिया है। विरोध होता है ना, कई सारे क्रिटिसिज्म आते हैं और आएंगे। हनीमैन साहब को भी आए हैं, तो हम क्या हैं। कल ही हम देख रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे FB, तो एक वीडियो आया शिशुपाल वध। तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परमात्मा थे, उनसे बड़ा फिलोसोफर आज तक कोई ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ है, और शिशुपाल ने उनको गालियां दी, तू ये है, तू वो है, तूने कंस का नमक खाया और गद्दारी की, तूने ये कहा, तेरे में कौन से गुण हैं कि तेरी पूजा हो बे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा। लेकिन क्यों कहा? क्योंकि उन भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान था, जो बिहेवियर था, वो धारणाओं से पर था। जो कॉमन धारणाएं थी उस समय की, उस समय से उनका बिहेवियर सब कुछ अलग था। तो लोग उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं, लोग उनसे भी विरुद्ध हैं। तो हम लोग जब कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म आएगा, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप अपनी धारणाएं टूटने के बाद भी सस्टेन कर गए तो ज्ञान के द्वार वहीं से खुलेंगे। तो देखते हैं एथुजा। फर्स्ट इंडिकेशन इज हॉट, सेकंड इंडिकेशन इज थर्स्टी। अब बहुत कम ऐसी मेडिसिन हैं जो चिल्ड्रन के अंदर यूज की जाती हैं। डॉक्टर फारूक मास्टर का एक बुक भी आता है चिल्ड्रंस रेमेडी के ऊपर, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन हॉट, थर्स्टी एंड चिल्ड्रन कंप्लेन, ये तीन इंडिकेशन लेके आप देखेंगे तो 15, 20, 25 दवाइयां ही हैं जो ज्यादातर इंडिकेटिव हैं चिल्ड्रन के अंदर। दूसरी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर यही हैं। तो एक अलग से अपना रेपर्टरी बनाइए, चिल्ड्रंस रेपर्टरी, उसमें 25-30 ही मेडिसिन रहेगा। और हॉट, थर्स्टी, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, ये मिल्क डिजायर, मिल्क एवर्जन, मिल्क एग्रावेशन, स्पाइसी डिजायर, सॉल्टी डिजायर, स्वीट डिजायर। सो चिल्ड्रन का कंप्लेन आया तो वो चिल्ड्रन रेपर्टरी वाला बुकलेट उठाना है। 25-30 दवा के अंदर तो आप आ ही गए। उसमें से 15 हॉट हैं, 15 चिली हैं, तो हॉट मिला तो 15 दवाइयों के अंदर। थर्स्टी मिला तो अब हॉट और थर्स्टी केवल 7 दवाइयां ही हैं, सीधा 7 दवाइयों के अंदर। अब उसमें से मिल्क इंटॉलरेंस में 3 ही दवाइयां हैं, तो ये लगाएंगे तो हॉट, थर्स्टी, मिल्क इंटॉलरेंस एंड चिल्ड्रन इन, एक ही मेडिसिन शायद आपको मिले, जिस मेडिसिन का नाम है एथुजा साइनेपियम।
उस चिल्ड्रन को, उस बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, चाहे नोजिया वॉमिटिंग हो, चाहे टीथिंग हो, चाहे खांसी हो, चाहे बुखार हो, चाहे एब्डोमिनल पेन हो, चाहे क्रैम्प्स हो, चाहे वो बच्चा डिलेड डेवलपमेंट हो और होल्ड हेड नहीं कर पाता हो, उसका हेड ऐसे गिर जाता हो, चाहे वो बच्चा बैठ नहीं पाता हो, उसके माइलस्टोन डिलेड हो, हमें उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। आप इन 4 इंडिकेशन के ऊपर फोकस कर लिए तो एक ही दवाई निकलेगा, एथुजा साइनेपियम। इस तरह से प्रैक्टिकलिटी की ओर जाना है। इसी तरह से आप दूसरा एक रेपर्टरी बना सकते हैं, फीमेल रेमेडीज, या तो जनरल रेपर्टरी भी बना सकते हैं जिसमें बच्चों भी आ गए, फीमेल भी आ गए, लेकिन एक रूब्रिक डाल दीजिए चिल्ड्रन कंप्लेन, उसमें 20-25 मेडिसिन हैं। तो पूरा टोटालिटी बनाइए, आखिरी वाला चिल्ड्रन, उस टोटालिटी की 5 मेडिसिन निकली। अब देखिए चिल्ड्रन कंप्लेन में कौन से, उस 5 में से 2 ही हैं, अब वो 2 पढ़िए और उसमें से एक दे दीजिए। मालूम हुआ होम्योपैथी इतना सरल है, ये एक वे है। हमें लगा कि ये सत्य के कहीं नजदीक से है, तो इस तरीके से भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। और जब आप मास प्रैक्टिस करें, इस रेपर्टरी का जरूरत भी आपको 2-3-5 साल तक पड़ेगा, उसके बाद तो सब कुछ यहाँ फिट हो जाएगा और तुरंत प्रिस्क्रिप्शन, और तब जाके हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, तब जाके लोग विश्वास करेंगे कि सब दर्दों की दवा होम्योपैथी में है, चाहे सर्दी बुखार हो, चाहे फीवर हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज की दवा हमें होम्योपैथी में मिलेगी। और तब जाके लोग होम्योपैथी की ओर आएंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी, लोगों का फर्स्ट चॉइस तब होम्योपैथी बनेगा। उसके लिए हमें सबको साथ मिल के मेहनत करना है। एक अप्रोच से, एक तरीके से हम लोगों के पास नहीं पहुंच सकते हैं, अलग अलग वेज हमें अपनाने पड़ेंगे। ब्लू व्हाइट पेलर अबाउट लिप्स, मतलब वेरी गुड, साइनोसिस, ब्लूनेस कहीं पे भी। अब ब्लू बेबी जन्मते हैं ना, क्या होता है, बर्थ एस्फेक्सिया, तो कौन कौन से मेडिसिन तब सोचे जा सकते हैं, कार्बोवेज और एंटीमटाट और इपिकाक और एथुजा, और 4 मेडिसिन हुई। अब आप अपनी रेपर्टरी में लिखिए बर्थ एस्फेक्सिया, उसके सामने ये 4 मेडिसिन लिखिए, फिर इन चारों, दूसरा इंडिकेशन मिलेगा ना, हॉट है, बेबी को छुआ, हॉट है कि कोल्ड है, हॉट है तो उसमें जो भी मेडिसिन आए वो लिखिए, कोल्ड है वो लिखिए। अब आप जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि बर्थ एस्फेक्सिया हॉट बेबी, मेडिसिन कैन बी एथुजा ओनली। मालूम हुआ, इतना सरल है होम्योपैथी। हर बार हमें वो 2-3 घंटे वाला केस टेकिंग करना जरूरी नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो गलत है, हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा कतई नहीं है कि वो गलत है, लेकिन परिस्थिति, सांप्रत परिस्थिति को देख के हमें होम्योपैथी अप्लाई करना है। इट इज इमरजेंसी ना, तो वहां पे इस तरीके से सोचा जा सकता है। अब कोल्डनेस इज मार्क्ड इन कार्बोवेज, सो ब्लू बेबी विथ कोल्ड बेबी, ब्लू बेबी कोल्ड बेबी, कार्बोवेज, एक ही मेडिसिन निकलेगा। मालूम चल रहा है होम्योपैथी कितना इजी है। White linea nasalis, a draw condition beginning at the alanasi and extending to the angle of the mouth, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, giving the face an expression of great anxiety and the pain। दर्द के दौरान आपका मुख कैसा होता है दर्द होता है, ऐसा करेंगे। चिंता के दौरान आपका मुखमंडल कैसा होगा, आपके मुखमंडल पे कैसी आभा होगी, तो उस जो दर्द और चिंता के दरमियान आपका मुंह जैसा होता है, वैसा मुंह अगर बेबी का या किसी भी मरीज का, बेबी जरूरी नहीं है, दिखता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर एथुजा साइनेपियम। लिम्फेटिक ग्लैंड स्वेल्ड लाइक स्ट्रिंग ऑफ ब्रेड राउंड द नेक, स्वेलिंग ऑफ मेबोबियन ग्लैंड, एक्सिलरी ग्लैंड विथ लेसिनेटिंग पेन, ग्लैंडुलर इनफिल्ट्रेशन, ग्लैंडुलर अफेक्शन, चाहे कोई भी ग्लैंड हो। और एक बार हमने एक मरीज को प्रिस्क्राइब किया था मिल्क इंटॉलरेंस, ओल्ड एज, प्रोस्टेट स्वेलिंग और हॉट पैशन। इन 4 इंडिकेशन के ऊपर हमने एथुजा प्रोस्टेट के केस के अंदर प्रिस्क्राइब किया था। उनका फॉलोअप नहीं आया, यह दूसरी बात है। हम कबूल करते हैं, हमें जितना अनुभव है उतना ही बोलते हैं, कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि उनको अच्छा हो गया था, लेकिन इस तरीके की सोच रख के हमने वहां पे प्रिस्क्राइब किया था। मालूम चल रहा है। सो बेबी होना जरूरी नहीं है, ग्लैंडुलर इन्फिल्ट्रेशन। अब चाहे बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है, हॉट है, थर्स्टी है, मिल्क इंटॉलरेंस है, मेडिसिन कैन बी एथुजा।
ठीक है। लिम्फेटिक स्वेलिंग हुआ है, यूएसजी एब्डोमेन करवाया और आपके अंदर नॉन स्पेसिफिक लिम्फेडेनोपैथी मिला, इन्फ्लेमेटरी लिम्फेडेनोपैथी मिला, चाहे एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस मिला, मिल्क इंटॉलरेंस है, हॉट है, चिली है, मेडिसिन कैन बी एथुजा। ठीक है। हमारे पास एक स्प्लीन एनलार्जमेंट के मरीज थे, चाहे लीवर अफेक्शन है, फैटी लीवर डिसीज है, मिल्क इंटॉलरेंस है, हॉट है, थर्स्टी है, मेडिसिन कैन बी एथुजा। इंडिकेशन हमें ये 4 ही आ रहे हैं, लेकिन इन 4 इंडिकेशन को 400 बार यूज करिए। हमने आपको पहले भी एक कहानी सुना चुके हैं, वो चाइनीज गुरु वाली। ठीक है। वो एक बंदा था जिसको एक हाथ नहीं था और उसको कुंग फू कराटे सीखना था। तो वो हर जगह गया कि मुझे कराटे सिखाओ, मुझे कराटे सिखाओ, लेकिन सब गुरुओं ने बोल दिया तेरा तो एक हाथ ही नहीं है, अब तेरा हाथ नहीं है तो हम तेरे को कराटे सिखाएंगे, अल्टीमेटली हमारी बदनामी होगी क्योंकि तू तो हार जाएगा, तू कराटे नहीं सीख पाएगा। कुंग फू कराटे मीन्स। ठीक है। लेकिन एक गुरु उसको मिले जो पहाड़ियों में रहते थे, अकेले रहते थे, वो बहुत कुछ लोगों के पास भी नहीं आते थे। उस गुरु ने कहा मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जितना कहूं उतना करो, बाकी की चीजें छोड़ दो। तो हमें भी होम्योपैथी सीखने में वही अपनाना है, बहुत एंजाइटी नहीं लेनी है, बहुत एंटीसिपेशन नहीं लेना है, और खास करके जज नहीं करना किसी को भी, पेशेंट को भी, सीखने वाले को भी, सिखाने वाले को भी, किसी को भी। हमारे अंदर ये बहुत बुरी आदत है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सामने वाले को नापने को दौड़ते हैं, ये कितने में है, बस इसको तो इतना ही आता है। ठीक है। तो उस गुरु ने कहा मैं कहूं उतना करो, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर वो बंदा, गुरु ने उसको एक दाव सिखाया, अब जा इसकी प्रैक्टिस कर। 3 महीने हो गए, शिष्य आया, गुरुजी अब दूसरा दाव सिखाए। मैंने तेरे को कहा ना, मैं कहूं उतना कर, जाओ इसका प्रैक्टिस करो। 12 महीने उसने प्रैक्टिस किया, फिर वर्ल्ड कुंग फू चैंपियनशिप आया। गुरुजी ने उसका कहा फॉर्म भरो। उसने बोला गुरुजी आपने मुझे दाव एक ही सिखाया है और मैं फॉर्म भरूंगा, हार जाऊंगा, मैं बोलता हूं उतना करो। गुरुजी ने कहा फॉर्म भर दिया। पहला राउंड वो जीत गया, दूसरा राउंड जीत गया, सेमीफाइनल जीत गया, फाइनल में आ गया। सब को लोगों को अचरज लग गया कि एक हाथ वाला बंदा है और कुंग फू की फाइनल में आ गया है। तो उसके बाद फाइनल हुआ और फाइनल भी वो जीत गया। लोग उसका इंटरव्यू लेने आए, मीडिया वाले वगैरह, कि आप कैसे जीते। उसने बोला मुझे कोई कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे गुरुजी ने एक दाव सिखाया है और मैं वही दाव करता हूं और मुझे हर बार जीत मिलती है। उसके गुरुजी के पास गए लोग, आपने ऐसा कौन सा रजवाड़ी दाव सिखवा दिया है कि इसको कोई हरा ही नहीं पाता है। गुरु ने उसको उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने इसको जो दाव सिखाया है उस दाव को अगर आपको तोड़ना हो तो इसके दोनों हाथ पकड़ने पड़ते हैं, और उसका तो एक ही हाथ है, दूसरा है नहीं, तो उस दाव का तोड़ ही नहीं होगा सामने वाले के पास, और अगर तोड़ नहीं है तो आप उसको हरा नहीं पाओगे। और सबसे ज्यादा क्या है कि उसने उसी दाव का प्रैक्टिस किया है 12 महीने। आपको 5000 सिम्टम आते हैं, आप 8 मटीरिया मेडिका में से पढ़ते हैं, आपको अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन के 25 तरीके आते हैं, वो मायने नहीं रखता है दोस्तों। आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको चाहे एक दाव ही क्यों ना आता हो, लेकिन ऐसा आता हो कि जिसका तोड़ ना हो, वो रिजल्ट देगा। हम किसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि आप अलग अलग मेथड्स में ना जाइए या अलग अलग चीजें ना सीखिए। हम कह रहे हैं कि सीखिए, लेकिन आपके पास ऐसी चाबी हो जो हर ताले को खोल दे। एक ही दाव है, हम हर बार ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ग्लैंडुलर अफेक्शन, मिल्क इंटॉलरेंस, हॉट पैशन, थर्स्टी और एथुजा। शायद दूसरा कोई मेडिसिन नजदीक भी नहीं होगा, लेकिन इस चीज को इतनी बार वेरीफाई कर चुके हैं कि जब मरीज आके हमें बोलता है कि मिल्क इंटॉलरेंस, ग्लैंडुलर अफेक्शन, हॉट पैशन एंड थर्स्टी, तो हमारा दिमाग भट करके बोल देता है एथुजा। ये हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि एक ही चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपके डीएनए में घुल मिल जाए। आपको रात को नींद में से भी उठा के पूछे कि पथरी का दिक्कत है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है, राइट साइडेड कंप्लेन है, कौन सा मेडिसिन आएगा? यस, ऐसे होना चाहिए। अब इसके लिए आपको रेपर्टरी खोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको 25 मटीरिया मेडिका के अंदर रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? वेरीफाइड है, आपने प्रैक्टिस के अंदर इतनी बार वेरीफाइड किया है। मटीरिया मेडिका के अंदर, लैकेसिस के अंदर शायद 5000 सिम्टम होंगे, अलग अलग मटीरिया मेडिका हम देख लेंगे तो
ठीक है। लेकिन उन 5000 में से आप जिस इलाके में प्रैक्टिस करते हैं, आप जिन लोगों के बीच में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे 5000 सिम्टम आपको नहीं मिलेंगे। वहां पे तो कुछ ऐसे 25 सिम्टम या 30 सिम्टम या 10 सिम्टम ही होंगे, 10 इंडिकेशन ही होंगे जो बार बार आएंगे। एकेडमिक तौर के ऊपर आपको उन 5000 सिम्टमों की जानकारी होना जरूरी है, लेकिन क्लिनिकल तौर पे आपको उन 10 या 15 सिम्टमों के ऊपर ट्रस्ट होना ज्यादा जरूरी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड क्लिनिक। उन 5000 सिम्टम की जानकारी आपको थी, आप प्रैक्टिस में बैठे, लेकिन आप जहां पे बैठे हैं वहां पे लेकेसिस के अंदर आपको हॉट, लेफ्ट साइडेड ब्लीडिंग टेंडेंसी, राइट साइडेड स्लीप एंड थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन, ये 5 सिम्टम बार बार 25 बार 75 बार 500 बार मिले। अब वो सिम्टम वेरीफाइड हैं आपके लिए। आपके अनुभव की मटीरिया मेडिका के अंदर लेकेसिस माने हॉट पेशेंट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, राइट साइडेड स्लीप, ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन और टाइट क्लोथिंग इंटॉलरेंस, इतना ही अनुभव का मटीरिया मेडिका है, लेकिन वो वेरीफाइड है। अब वो सिम्टम मिले ना तो वो तो लेकेसिस ही जाएगा। हम आपको जो सिखाने का बात कर रहे हैं, हम आपके तक जो बात पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारा लिटरेचर है, लेकिन सब कुछ वेरीफाइड नहीं होगा कि हमारे प्रैक्टिस में हमको ये 10 सिम्टम, ये 5 सिम्टम मिले। कोई बंदा ऐसा है जिसको टॉकेटिवनेस ज्यादा मिलेगा, रेस्टलेसनेस ज्यादा मिलेगा, मालूम है, जिसको डेल्यूजन्स के सिम्टम ज्यादा मिलेंगे, डेल्यूजन, फियर और पॉइजन सीज बीइंग, उसको वो जिस लेवल के पेशेंट के अंदर, जिस जगह पे, जिस एरिया के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे उनको उस तरह के सिम्टम मिलते हैं, तो उनके अनुभव में उस तरह के सिम्टम लिखे जाएंगे। उनके अनुभव की मटीरिया मेडिका में उस तरह के सिम्टम होंगे कि डेल्यूजन सीज पॉइजन्ड बीइंग, डेल्यूजन समवन किल टू हिम, इस तरह के सिम्टम जो डेल्यूजनल सिम्टम हैं, जो टॉकेटिवनेस है। इसके अलावा और कौन से सिम्टम है लेकेसिस के अंदर? मेंटल जेलसी है, एलिमेंट्स फ्रॉम सिबलिंग जेलसी है, इस तरह के इंडिकेशन उनको ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके के लोगों के बीच प्रैक्टिस करते हैं, वो उस तरीके के एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी आंखें उन तरह के सिम्टम लेने को देख सकती हैं। सो पर्सन टू पर्सन वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो होम्योपैथी के अलग अलग शेड्स हैं। एक ही, हमने आज ही पढ़ा कि एक ही सत्य को अलग अलग 1000 तरीकों से कहा जा सकता है, और हजार तरीके सही हैं। तो हमें किसी को गलत नहीं ठहराना है। हमें क्या करना है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर, टू सीक, टू हेल्प, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड, जिस तरह से हो पाए उस तरह से ये सीखना है। सो ग्लैंड्यूलर इन्फिल्ट्रेशन हमने बराइटा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक बार फिर से बराइटा का आप वाला वीडियो देखिए। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट थ्रू देयर इज ग्रेट हीट। फीवर के दौरान, हीट स्टेज के दौरान अगर थर्स्टलेस है तो सीधा एथुजा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, और फीवर के दौरान, हीट स्टेज के दौरान अगर थर्स्टी मिलता है तो कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है? टोटालिटी तो सही है, लेकिन कौन सा मेडिसिन है इस इंडिकेशन के अंदर? आज ही हमने प्रिस्क्राइब किया एपिस मेलिफिका। एपिस वैसे थर्स्टलेस है जनरलाइज, लेकिन हीट स्टेज के दौरान थर्स्टी है तो एपिस प्रिस्क्राइब करना। एथुजा जनरली थर्स्टी है, लेकिन हीट स्टेज के दौरान थर्स्टलेस है। तो मटीरिया मेडिका ऐसे डिफरेंशिएट करके भी याद रखा जा सकता है। आज हमने आपको जो समझाया वो डिफरेंस है कि एकेडमी और क्लिनिक के बीच का। हम ये डिफरेंस जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतने अच्छे प्रिस्क्राइबर बन पाएंगे। हर केस में हर सिम्टम नहीं मिलता है, हर बार हर सिम्टम नहीं मिलता है, लेकिन एक सिम्टम बार बार मिलता है तो वो ट्रस्टवर्दी सिम्टम है। हमारे एरिया के अंदर जहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा इंडिविजुअलाइजेशन है। डेथली नोजिया, वॉमिटिंग, लार्ज हार्ड कर्ड्स, देन लिम्पनेस एंड डीप स्लीप। मतलब डेथली नोजिया मतलब मैलिग्नेंट नोजिया, इतनी नोजिया मतलब उबका हुआ, वॉमिटिंग मतलब उल्टी थवी, इतने उबके और उल्टी हैं जो पेशेंट को डेथ तक भी लीड कर सकते हैं। यस, दे सकते हैं। यस, वेरी गुड।
ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, हाइपरेमिसस ग्रेविडस मतलब प्रेगनेंसी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंथ के दौरान या 9 मंथ तक बहुत वॉमिटिंग होना, मिल्क इंटॉलरेंस होना, थर्स्टी और हॉट, मेडिसिन कैन बी एथुजा साइनोपिया। बच्चा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो कोई भी अगर बच्चे के अंदर भी नोजिया वॉमिटिंग मिलता है तो वहां पे भी एथुजा सोचा जा सकता है, लेकिन वॉमिटिंग के अंदर कर्ड, दही जैसे वॉमिटिंग, व्हाइट कलर जैसी वॉमिटिंग मिले तो इट इज सेकंड इंडिकेशन ऑफ एथुजा। एक तो नोजिया वॉमिटिंग है, लेकिन वॉमिटिंग का कैरेक्टर कैसा है, कर्ड लाइक, और उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाना और स्लीपीनेस में जाना। सो किसी भी कंप्लेंट के साथ अगर स्लीपीनेस मिलता है तो इट इज कॉन्कोमिटेंट फॉर एथुजा। हम बार बार कॉन्कोमिटेंट, मोडालिटी ऐसे शब्दों का यूज इसीलिए कर रहे हैं कि बोगर बोनिक-हुसैन को सब लोग भूल चुके हैं। इसीलिए हमारे पास एक मरीज आया, बहुत खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, ठीक है, बहुत सारा बलगम निकलता है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टी है, मिल्क इंटॉलरेंस है और साथ में खांसी आता है, अस्थमा का अटैक आता है, बहुत बलगम निकलता है और उसके बाद स्लीपीनेस आता है। मेडिसिन कैन बी एथुजा। समझ रहे हैं हम आपके तक क्या चीज लेके जा रहे हैं। कोई भी डिस्चार्ज होगा वो थिक होगा, कर्ड लाइक होगा, व्हाइट होगा और प्रोफ्यूज होगा, तो वहां पे एथुजा सोचा जाना चाहिए। चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे स्टूल हो, चाहे नोजिया हो, चाहे बलगम हो, चाहे नोज में से कोराइजा हो, कोई भी चाहे ल्यूकोरिया हो, कर्ड लाइक ल्यूकोरिया, एक्सेसिव ल्यूकोरिया, स्लीपीनेस आफ्टर ल्यूकोरिया, हॉट पेशेंट, थर्स्टी, मिल्क इंटॉलरेंस, मेडिसिन कैन बी एथुजा। सडन वायोलेंट वॉमिटिंग ऑफ मिल्क, मिल्क अगर ले लिया, पूरे का पूरा मेडिसिन मिल्क के अगल बगल से ही है। मिल्क अगर ले लिया एनी फॉर्म, चाहे मिल्क लिया, बटर मिल्क लिया, दही लिया, कर्ड लिया, चाहे दूध पाउडर ही क्यों ना लिया, कोई भी पनीर, चीज, बटर, मिल्क की कोई भी प्रोडक्ट लिया, द ग्रेट मिल्क इंटॉलरेंस मिलता है तो वहां पे एथुजा सोचा जाना चाहिए। कोल्ड क्लेमी स्किन, ऑलरेडी वॉमिटिंग हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो कोल्ड क्लेमी स्किन मिला, लेकिन हर बार कोल्ड क्लेमी स्किन होना जरूरी नहीं है। पेशेंट हॉट है तो हमको हीट मिलेगा। समझ रहे हैं हम क्या कहते हैं। कोल्ड क्लेमी स्किन क्या है, जब ये वॉमिटिंग के साथ का सिम्टम है, नोजिया वॉमिटिंग के साथ, जनरली पेशेंट इज हॉट। सो हमने आपको जो शुरुआत में किया कि ब्लू बेबी हॉटनेस, तो वहां पे ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना कि सर अपनी ही बातों को काट रहे हैं, पहले बोला हॉट अब बोला कोल्ड क्लेमी स्किन। क्लियर कर रहे हैं, जो डाउट वैसे होने चाहिए आप किसी को होते नहीं हैं। एपिलेप्टिफॉर्म स्पाज्म विथ क्लिंचेड थम्स, एपिलेप्सी के अंदर भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। आईज टर्न डाउनवर्ड, ड्यूरिंग एपिलेप्सी आईज अगर डाउनवर्ड टर्न्स होते हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशनल सिम्टम मिलता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर एथुजा। हंग्री आफ्टर वॉमिटिंग, ईट्स एंड वॉमिट अगेन, खाना वॉमिट करना, खाना वॉमिट करना, सो जाना, इतना ये पैटर्न मिलता है तो एथुजा सोचना। पार्ट्स फील स्क्रेड टुगेदर, SCREWED मतलब स्क्रूड, क्या मतलब होता है इसका? स्क्रू से, यस वेरी गुड। क्यों ऐसा लगता है? बहुत सी वॉमिटिंग हो चुकी है, डिहाइड्रेशन है, कैन नॉट होल्ड, अलग अलग शेड्स हैं, आगे आएगा इंडिकेशन, कैन नॉट होल्ड हिज हेड। तो होल्ड क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो सिर्फ उसके साथ जुड़ा हुआ है, स्क्रूड है। मालूम चल रहा है? इसीलिए ये इंडिकेशन मिलता है, उसे ऐसा लगता है, वो फील करता है, उसको हेड को होल्ड करना है लेकिन कर नहीं पाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये स्क्रू से जुड़ा हुआ है मेरे साथ, स्क्रूड। क्लियर? इसके अलावा भी आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमें सब कुछ नहीं आता है, अभी हमारा अनुभव बहुत कम है। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क
which is vomited immediately in large curds, then exhausted and falls asleep. हमने बहुत डिस्कस कर लिया ये. On walking takes milk and vomit again. Constant nibble, NIBBLERS, nibblers मतलब stools either curdled milk और लाइट येलो और ग्रीनिश. अगर ग्रीन डायरिया या ग्रीन स्टूल मिलता है तो कैमोमिला के साथ साथ एथुजा सोचना है. अगर येलो मिलता है तो भी एथुजा सोचना है. कर्ड लाइक व्हाइट मिलता है तो भी एथुजा सोचना है. सो एथुजा का स्टूल व्हाइट होता है ऐसा नहीं, ऐसा तीनों मिलता है तो तीनों में भी एथुजा आ सकता है. दूसरे इंडिकेशन मिलने चाहिए. इनएबिलिटी टू स्टैंड अप और होल्ड हेड अप विथ नो पर्टिकुलर एलिमेंट. कुछ कॉज नहीं मिलता है, कुछ कारण नहीं मिलता है, लेकिन हेड होल्ड नहीं कर पाता है. सो ये प्रैक्टिस, चिल्ड्रन प्रैक्टिस करने से पहले आपको एलाइड नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. कॉमन माइलस्टोन की एज, कि किस एज के तो बाद मरीज है वो हेड होल्ड कर लेना चाहिए. उसके बाद नहीं करता है तो इंडिकेशन बनता है. अभी पहले महीने आया और बोलते हैं हेड होल्ड नहीं करता है तो इट इज कॉमन. तो ये आपका होमवर्क है कि माइलस्टोन पढ़ें. कब स्टैंड अप होना है, कब सिटिंग होना है, कब बैठना सीखना चाहिए, कब चलना सीखना चाहिए, कब हेड होल्ड करना चाहिए, ये सब माइलस्टोन है. ये माइलस्टोन के बाद भी नहीं हो रहा है तब एथुजा सोचा जाना चाहिए. सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर डिलेड डेवलपमेंट और डिलेड माइलस्टोन. ऐसा एक इंडिकेशन बनाइए, उसमें लिखिए एथुजा, कैलकेरिया फोस और कॉस्टिकम. दूसरे जो भी मेडिसिन आए हैं हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं. अब ऐसा बंदा है, ऐसा बच्चा है तो उन्हीं 5, 7, 8 दवाइयों में से ही दवाई निकलेगा. एपिलेप्टिक स्पाज्म विथ क्लेंचेड थम्स एंड आईज टर्न डाउनवर्ड, बात कर ली हमने. मेंसिस इज वाटरी. लेंसिनेटिंग पेन इन मेमोरी ग्लैंड एंड सेक्सुअल ऑर्गन. लेंसिनेटिंग पेन कहीं पे भी मिले तो एथुजा सोचना चाहिए. लेंसिनेटिंग पेन मतलब कैसा पेन? देखिए, हेड सिम्टम रिलीव बाय पासिंग फ्लैटस. डॉक्टर साहब गैस पास करने के बाद अच्छा लगता है. सो कोई भी डिस्चार्ज एमिलोरेट हो तो भी एथुजा सोचा जाना चाहिए. माउथ स्पीच स्लो, एम्ब्रेज, इवन स्पीचलेस फ्रॉम सफरिंग. टेस्ट बिटर इन द माउथ ऑफ ऑनियन और चीज, स्वीटिस्ट इन द मॉर्निंग. सो दूसरा मेडिसिन कौन सा है? स्वीट टेस्ट इन माउथ, थूजा. बहुत से मेडिसिन हैं लेकिन थूजा. टंग सीम्स टू लॉन्ग, लार्ज टंग, फ्लैबी टंग, लॉन्ग टंग, तो वहां पे एथुजा सोचना चाहिए. स्टमक हंग्री आफ्टर वॉमिटिंग, सेंसेशन एज इफ स्टमक टर्न्ड अपसाइड डाउन, रिगर्गिगेशन ऑफ द फूड आफ्टर एन आवर ऑफ फूड टेकन. सो स्लो डाइजेशन. फूड लिया है लेकिन बहुत टाइम के बाद भी वो फूड का टेस्ट आता है, रिगर्गिगेट होता है. Stool remains undigested or obstinate constipation as if all action of bowel has been lost. So paralysis of rectum, paralysis of bowel, इन सब के अंदर भी आप एथुजा सोच सकते हैं. Male, right testicle drawn up with pain in the kidney. So kidney के अंदर right testicle के साथ pain होता है. Sensation as if pain in the back could be ameliorated by straightening out and bending backward. So बेंडिंग बैकवर्ड से बैक पेन अच्छा लगता है. दूसरा मेडिसिन डायस्कोरिया विलोसा, तो उसके साथ साथ एथुजा सोचना है. स्किन हीट्स मेक इरप्शन ईच इंटॉलरेंस बट कैन नॉट बी अनकवर्ड ड्यूरिंग स्वेट. बहुत इंटॉलरेंस इचिंग मिलता है हीट से, तो एथुजा सोचना है. तो इनमें से कोई भी इंडिकेशन मिले तो एथुजा सोचा जाना चाहिए. कॉजेशन, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड. आपके पास कोई मरीज आएंगे जो भी डेली वर्क करते हैं, स्पेशल मेंटल वर्क, स्टूडेंट्स हैं, और ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड. दूसरा मेडिसिन कॉक्यूलस, जिंकम और अब एथुजा. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, इम्प्रॉपर फीडिंग ऑफ द बेबीज, बॉटल फीड बेबीज, और ऐसे बेबीज जिनकी मदर का डेथ हो गया हो, ऐसे बेबीज जिनकी मदर को मिल्क सिक्रीशन का प्रॉब्लम्स हो, तो उन सब के अंदर सोचा जा सकता है. इसके अलावा टीथिंग, डेंटिशन, ड्यूरिंग डेंटिशन भी एक कॉज है एथुजा के लिए. सो इनमें भी कोई इंडिकेशन मिले तब भी एथुजा सोच सकते हैं. मोडालिटीज, एग्रावेशन ड्यूरिंग डेंटिशन, आया ड्यूरिंग डेंटिशन, मिल्क
hot weather, frequent eating, overexertion of mind, 3 to 4 am and evening, after vomiting, after stool and after spasm. So after कोई भी कंप्लेन बढ़ जाती है, ठीक है। और 3 to 4 am दूसरा मेडिसिन, एग्रावेशन एट 3 am, कालिका, वेरी गुड। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कालिका इज चिली एंड एथुजा इज हॉट। अब रेस्पिरेशन डिफिकल्ट का छोटा बच्चा आपके पास आया है जिसको सुबह 3-4 बजे ही अस्थमा का अटैक आता है और सिर्फ इतना ही पूछना है हॉट है कि चिली है। अपने अनुभव में तो 2 मेडिसिन ही आई हैं, दूसरी बहुत होंगी, देखा जाएगा। जैसे अनुभव बढ़ेगा वैसे एडिशन भी बढ़ता जाएगा, वैसे मेडिसिन प्रिसाइज आने लगेंगी, ठीक है। एमिलोरेशन, वॉकिंग इन ओपन एयर एंड कन्वर्जेशन, बातचीत करने से अच्छा लगता हो, क्लियर। डिस्चार्ज एमिलोरेशन है लेकिन कंप्लेन के बाद दिक्कत बढ़ जाती है। सो आफ्टर स्पाज्म, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर वॉमिटिंग दिक्कत बढ़ जाती है, लेकिन दूसरे डिस्चार्ज से अच्छा भी लगता है। फूड एंड ड्रिंक्स, एपेटाइट, थर्स्ट, क्रेविंग, एवर्जन। एपेटाइट निबलिंग मतलब थोड़ा थोड़ा खाना। थर्स्टलेसनेस इन हीट स्टेज मार्क्ड। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, वॉमिट एज सुन एज swallow इन लार्ज कर्ड, हंग्री आफ्टर ईटिंग, सब कुछ हमने देख लिया, दोबारा ही आया है। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड आफ्टर ईटिंग, डेथली नोजिया, रेचिंग, देन एग्जॉस्टेड स्लीप, वैक्स अप हंग्री, ड्रिंक मिल्क एंड वॉमिट अगेन, एवर्जन टू वाइन, एक ये नया सिम्टम है, अल्कोहल एवर्जन टू वाइन। माइंड वीक, नर्वस एंड प्रोस्ट्रेटेड फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ द माइंड। बहुत सोचने वाले लोग, बहुत मेंटल वर्क करने वाले लोग, ऐसे लोग कि जो बहुत मेंटल वर्क करते हैं और थक जाते हैं, वहां पे एथुजा सोचा जाना चाहिए। इनएबिलिटी टू थिंक, इतना वर्क कर लिया, विचारक, फिलोसोफर्स, उनके लिए भी एथुजा सोचा जाना चाहिए कि अब वो सोच ही नहीं सकते हैं। टू फिक्स अटेंशन, स्पेशली इन स्टूडेंट फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड बिफोर एग्जाम्स। सो अब आपको और एक इंडिकेशन मिला, एग्जामिनेशन बिफोर, ठीक है। और इसको ABCD वाइज हर इंडिकेशन को लिखते जाइए। ई वाले पेज में लिखिए एग्जामिनेशन बिफोर। सो आपका रेपर्टरी तैयार होगा, आपको इंडिकेशन मिला एग्जामिनेशन बिफोर, तुरंत ई वाला पेज देखिए, एग्जामिनेशन बिफोर, एथुजा, जलसेमियम, अर्जेंटम, नाइट्रिकम, 3 मेडिसिन लिखे हुए मिले। अब आपके मरीज को मिल्क इंटॉलरेंस है तो दूसरा M में जाके देखिए मिल्क इंटॉलरेंस, तो उसमें और इसमें दोनों में कॉमन है ऐसा एक ही मेडिसिन मिला, एथुजा, सो प्रिस्क्राइब्ड एथुजा। कितना सरल हो गया। आपको जो सिम्टम मिले उन सिम्टम का, उन इंडिकेशन का बनाना है, हम जो बोलते हैं उनका नहीं। हम तो आपको जो भी